हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनोद भाट और आप देख रहे हैं योर मेडिसिन एडवाइज़र। और आज हम आपको बताएंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में, जो आमतौर पर हम उसको टीबी भी कहते हैं। तो ट्यूबरक्लोसिस को आम बोलचाल में हम भाषा में हम टीबी भी कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। और ये हमारे शरीर में विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है जो टीबी होता है। और जबकि फेफड़ों में होने वाला टीबी सबसे आम प्रकार का होता है, और कोरोना की तरह फेफड़ों में होने वाला टीबी भी खांसी और छींक के द्वारा एक से दूसरे व्यक्ति को फैल सकता है। और जो ट्यूबरक्लोसिस होती है उसका खतरा उन लोगों को अधिक होता है जो जिन्हें पहले से कोई बड़ी बीमारी जैसे एड्स हो गया, डायबिटीज़ आदि होती है। और साथ ही जिनकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर होती है दोस्तों, उनको भी ये खतरा बढ़ जाता है टीबी होने का। और जो ट्यूबरक्लोसिस के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ट्यूबरक्लोसिस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिनमें लेटेस्ट ट्यूबरक्लोसिस होता है और एक सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसे हम एक्टिव भी बोल सकते हैं, एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। और लेटेस्ट ट्यूबरक्लोसिस होता है, बस इस स्थिति में जो होता है बैक्टीरिया आपको शरीर में होता है, लेकिन आपकी जो प्रतिरक्षा प्रणाली उसे सक्रिय नहीं होने देती। और लेटेस्ट ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण आपको अनुभव नहीं होने देते और यह बीमारी के कारण नहीं फैलती है। हालांकि अगर आपको लेटेस्ट ट्यूबरक्लोसिस है तो वह सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस बन सकता है। और सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस जो होता है वो इस स्थिति में बैक्टीरिया जो होता है वो आपके शरीर में विकसित हो रहा होता है और आपको इसके लक्षण भी अनुभव होते हैं। अगर आपको सक्रिय ट्यूबरक्लोसिस है तो यह बीमारी के कारण दूसरे में फैल सकती है। ट्यूबरक्लोसिस को अन्य दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी शामिल होता है। हम बात कर लेते हैं पल्मोनरी की। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो होता है यह फेफड़ों को प्रभावित करता है और ट्यूबरक्लोसिस का प्राथमिक रूप है। अधिकतर मामलों में यह बच्चों या बूढ़ों में देखने को मिलता है। और सेकंड जो होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, यह फेफड़ों से अन्य जगहों पर होता है, जैसे कि हड्डियों में हो जाएगा, किडनी हो जाएगा, लिम्फ में हो जाएगा, लिम्फ नोड होता है उसमें। ट्यूबरक्लोसिस का यह प्रकार प्राथमिक रूप से प्रतिरक्षा में अक्षम के मरीजों में होता है। और ट्यूबरक्लोसिस के कारण की बात कर लेते हैं, किस कारण से होता है। ट्यूबरक्लोसिस का कारण अनेक विशिष्ट स्थितियों में हो सकती है। ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित मरीज जब छींकता है या फिर खांसता है तो थूकता है तो उससे द्वारा छोड़ी गई सांस से वायु में टीबी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो फैल जाते हैं और यह बैक्टीरिया कई घंटों तक वायु में जीवित रहते हैं और श्वास शक्ति जो होता है उसको आसानी से इसका शिकार बना लेते हैं ये। और ट्यूबरक्लोसिस रोग का कारण अनेक स्थितियों में हो सकता है जब टीबी का बैक्टीरिया और दोस्तों ट्यूबरक्लोसिस रोग के कारण अनेक स्थितियां हो सकती है जब टीबी का बैक्टीरिया सांस के माध्यम से फेफड़ों तक जाता है तो कई गुना बढ़ जाता है वो और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। हालांकि शरीर की जो रोग प्रतिरोध क्षमता होती है इसे बढ़ने से रोकती है, लेकिन जैसे जैसे ये क्षमता कमज़ोर होने लग जाती है तो टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। और ट्यूबरक्लोसिस के कारण पर ध्यान देकर कुछ सावधानियां बरती जाए तो इसका खतरा कम हो सकता है। और ट्यूबरक्लोसिस के लक्षण के बारे में जान लेते हैं। ट्यूबरक्लोसिस होने पर आप खुद में अनेक लक्षणों का अनुभव कर सकते हैं। इसके लक्षणों में निम्न शामिल होते हैं जो हम बात करेंगे। 3 सप्ताह से अधिक समय तक खांसी होना, ये फर्स्ट रीज़न हो सकता है। और दूसरा आप सांस फूलना, और तीसरा आप सांस लेने में तकलीफ होना, और चौथा शाम के दौरान बुखार का बढ़ जाना कि रात को ही ज़्यादा बुखार आ रहा है। और सोने में सीने में जो होता है उसमें बहुत दर्द होता है इसमें। और अचानक से वजन का घटना, भूख लगना भी एक कारण हो सकता है। बलगम के साथ खून भी आता है इसमें। और फेफड़ों में संक्रमण होना, लगातार खांसी आना, और मतलब अचानक से आपको थकान हो जाना और बुखार आना जैसे लक्षण आपको दिख सकते हैं। आमतौर पर ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों को प्रभावित करता है, लेकिन यह दूसरे अंग जैसे कि गुर्दा हो गया, रीढ़ हो गया, मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है। इस स्थिति में लक्षण संक्रमित अंग पर निर्भर करते हैं। कुछ मामलों में ट्यूबरक्लोसिस फेफड़ों के बाहर भी विकसित हो जाता है, जिसमें छोटी ग्रंथियां होती हैं, हड्डियां व जोड़े, पाचन तंत्र होता है हमारा, मूत्राशय व प्रजनन प्रणाली जो होती है, और मस्तिष्क व नसें भी इसमें शामिल होती है जो बाहर वाला ट्यूबरक्लोसिस होते हैं। इनके लक्षणों में निम्न शामिल हो सकता है। फर्स्ट जो होता है लकवा लगना, पेट में दर्द होना, जो ग्रंथियां होती है हमारे ग्लैंड उसमें स्थिर सूजन होना, डायरिया की शिकायत होना, पीठ में अकड़न आ जाना, प्रभावित हड्डी में दर्द होना या उसकी कार्यशीलता में कमी आ जाना, सिर में स्थिर दर्द होना, कोमा की स्थिति भी आ जाती है, और दौरा पड़ना। ट्यूबरक्लोसिस का यह प्रकार आमतौर पर उन लोगों का होता है जिनकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। अगर आप भी
खुद में ट्यूबरक्लोसिस लक्षण को अनुभव करते हैं तो जल्द से जल्द इसका आप डॉक्टर से कुछ परामर्श लें। टीबी कितने चरण में होता है ये भी जान लेते हैं। टीबी के 3 चरण होते हैं, एक्सपोजर, लेटेस और एक्टिव डिजीज़। इस बीमारी का स्किन टेस्ट या ब्लड टेस्ट की मदद से इस बीमारी का निदान किया जा सकता है। इसे ठीक करने के लिए आप अन्य लोगों में इसके प्रसार को रोकने के लिए आनुवांशिक उपचार बिल्कुल आवश्यक है। टीबी का निदान, इसका उपचार कैसे करें हम? शरीर में ट्यूबरक्लोसिस का निदान करने के लिए 2 प्रकार के परीक्षणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें टीबी स्किन टेस्ट होता है एक तो, और टीबी ब्लड टेस्ट शामिल है। एक सकारात्मक टीबी स्किन और ब्लड टेस्ट केवल यह बताता है कि यह व्यक्ति बैक्टीरिया से संक्रमित हो गया है। ये टेस्ट यह नहीं बताते कि व्यक्ति को जो लेटेस्ट टीबी संक्रमण, जिसे हम बोलते हैं एल टी बी आई बोलते हैं इसे, यह वह टीबी रोग में बदल गया है। इन 2 ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट के अलावा डॉक्टर ट्यूबरक्लोसिस निदान के लिए अन्य जांचों के भी सुझाव दे सकता है आपको, जैसे कि CBNAAT टेस्ट होता है एक, जो छाती का एक्सरे हो सकता है, और स्प्यूटम टेस्ट भी हो सकता है। ट्यूबरक्लोसिस से आप कैसे बच सकते हैं इसके बारे में जानते हैं। अनेक कारणों में से ट्यूबरक्लोसिस संक्रमण होता है, हालांकि कुछ सक्रिय उपाय की मदद से आप ट्यूबरक्लोसिस के खतरे को कम कर सकते हैं और इससे बचा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए आप कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। 2 हफ्ते से अधिक समय तक खांसी रहने पर तुरंत डॉक्टर से परामर्श करें पहले तो, और ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित व्यक्ति के पास ना जाएं, और अगर जाए तो मास्क लगा के जाएं। ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित मरीज के बिस्तर, रुमाल या तौलिया आदि का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास कोई खांस रहा है तो आपने मुंह को रुमाल से ढक ले और वहां से दूर हट जाएं। अगर आप ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित मरीज से मिलने जा रहे हैं तो आप वापस आकर आप हाथ अच्छे से धोए और मुंह को भी अच्छी तरह से धो ले और कुल्ला भी कर ले। और विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करें। इससे रोग प्रतिरोधक प्रणाली मजबूत होती है। ट्यूबरक्लोसिस के मरीज को मास्क पहनकर रखना चाहिए ताकि दूसरों पर यह रोग ना फैले। साथ ही मरीज को जगह जगह थूकने के बजाय एक पॉलीथीन में थूकना चाहिए, और जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं उनका कम इस्तेमाल करना चाहिए ताकि दूसरे इस संक्रमण की चपेट में ना आए। टीबी का इलाज जो है उसके बारे में बात करते हैं। टीबी के मुख्य उपचार में कम से कम 6 महीने तक का एंटीबायोटिक लेना होता है। अगर टीबी आपके मस्तिष्क, रीढ़ या हड्डी में आपके हृदय के आसपास के क्षेत्र में फैल गई है तो आपको कुछ सप्ताहों के लिए स्टेरॉइड भी लेने पड़ सकते हैं, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है आपको। और दवाइयों की सहायता से, घरेलू नुस्खों से, आयुर्वेदिक इलाज से भी इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। टीबी में क्या खाए और क्या ना खाए इसके बारे में भी आपको बता दें। टीबी से ग्रसित मरीज को खतरे संतरे, आम, मीठे कद्दू और गाजर, अमरूद, आंवला हो गया, टमाटर, नट्स और बीज जैसे फल और सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि ये सभी विटामिन ए, सी और विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है। साथ ही साथ एक टीबी मरीज को कैफीन, रिफाइंड चीनी और आटा, सोडियम, बोतल बंद जो चीज़ें होती हैं, सॉस से बचना चाहिए। और संतृप्त और ट्रांस वसा वाले खाद्य पदार्थ जैसे डायरी हो गया, डायरिया, और पेट में ऐंठन, थकान के टीबी के लक्षणों को और ख़राब कर सकता है। इसके अतिरिक्त बीमारी के उपचार और इलाज के चरण के दौरान शराब और तंबाकू का सेवन निश्चित रूप से नहीं करना चाहिए। इससे आपकी जो कंडीशन है वो और ख़राब हो सकती है। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और इन सब बातों का ध्यान रखें। धन्यवाद।